स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर हैं, वो माड़ा गांव भी जाएंगे। और कुछ देर पहले हमने आपको सीधे दृश्य दिखाए थे केदारनाथ से, जहां पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक धार्मिक यात्रा होने के साथ साथ विकास की यात्रा इसको कह सकते हैं, इसको सामरिक यात्रा भी कह सकते हैं। वो क्यों कह सकते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। दरअसल धार्मिक यात्रा की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की भगवान शिव में अगाध आस्था है। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में पूजा अर्चना की। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री बद्रीनाथ पहुंचेंगे, वहां पर भी पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ी बात है, 3400 करोड़ रुपए की सौगात यहां पर प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, जिसमें से गौरीकुंड से केदारनाथ तक रोपवे की जो आधारशिला रखी जाएगी। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये 6-7 घंटे का समय इसमें लगता था, जो अब घटकर 30 मिनट हो जाएगा अगर वहां पर जो जाएंगे रोपवे के जरिए। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। इसमें इस पूरी यात्रा में 1 दिन का समय लगता था, जो अब घटकर 45 मिनट हो जाएगा। और ये जो हेमकुंड साहिब है, ये सिखों का प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थल है, जो इसी इलाके में मौजूद है, उच्च हिमालयी इलाके में मौजूद है। और कई सारे सिख तीर्थयात्री यहाँ पर हर साल जाते हैं। जब चारधाम की यात्रा चलती है, जो श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा में जाते हैं, उसी समय पर उत्तराखंड का 5वां धाम इसको कहा जाता है, हेमकुंड साहिब। वहाँ पर लाखों की संख्या में सिख तीर्थयात्री वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उनको भी फायदा होगा। और साथ ही साथ ये जो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब को जो रोपवे जोड़ेगा, इसका एक फायदा और होगा कि उत्तराखंड के इस इलाके में फूलों की घाटी पड़ती है, जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, पर्यावरण स्थल है। उस स्थल पर जाने में भी इससे आसानी होगी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री माड़ा गांव में वहां पर जो सीमा सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं की वहां पर आधारशिला रखेंगे। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर ये जो इलाका है, ये चीन सीमा से सटा हुआ इलाका है। और लगातार केंद्र सरकार पिछले कुछ सालों में जो चीन सीमा से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। तो उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम इसको माना जाता है। और लगातार हम आपको केदारनाथ के दृश्य हमने आपको दिखाए थे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री बद्रीनाथ पहुंचेंगे, तो वहाँ भी हम आपको लिए चलेंगे। फिलहाल हम इस वक्त की सुर्खियां आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में की पूजा अर्चना। केदारनाथ रोपवे परियोजना की रखी आधारशिला। मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। केदारनाथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ में भी करेंगे पूजा अर्चना। रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति की करेंगे समीक्षा। साथ ही माड़ा गांव में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। नई दिल्ली में हो रही इंटरपोल की 90वीं महासभा का आज होगा समापन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समापन सत्र को करेंगे संबोधित। पुलिस स्मृति दिवस। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह देश की सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दे चुके हैं आपसे कुछ देर पहले। स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल मिडकैट की जगह ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने पर हुए सहमत। ये गैस पाइपलाइन बार्सिलोना और मार्सेल से गुजरकर प्राकृतिक और हाइड्रोजन गैस कराएगी मुहैया। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन और चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी ने डेनमार्क ओपन 2022 के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। जोड़ी का अब चौथी वरीयता प्राप्त मलेशियाई और मौजूदा विश्व चैंपियन अरोन चिया और सोह वुई यिक से होगा मुकाबला।
2 बार की टी20 विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज का टी20 विश्व कप के लिए क्वालिफायर्स के लिए अंतिम मैच में आयरलैंड की टीम के साथ मुकाबला। पहले क्वालिफायर्स में मैच में उलटफेर का शिकार हुई कैरिबियाई टीम के लिए करो या मरो की स्थिति। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे होंगे आमने सामने। ISSF विश्व चैंपियनशिप में अनीश और सिमरनप्रीत ने रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम जीता रजत पदक। पदक तालिका में भारत 26 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले केदारनाथ में पूजा अर्चना की और अब वो बद्रीनाथ के लिए निकल गए हैं। उसके बाद वो माणा गांव भी जाएंगे। 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात प्रधानमंत्री आज दे रहे हैं इस पूरे इलाके को, उत्तराखंड को। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने जब केदारनाथ में पूजा अर्चना की, वहीं उन्होंने श्रमजीवियों से भी बात की, यानी कि वो लोग जो केदारनाथ के पुनर्निर्माण में वहां पर लगे हुए हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं 2013 में जब आपदा आई थी, उसके बाद केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण का जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संभाला था। उसके बाद केदारनाथ का जिस तरह से पुनर्निर्माण हुआ है, उसमें जो वहां पर श्रमजीवी लगे हुए हैं, उनसे प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले के ये दृश्य हैं और उनके साथ उन्होंने वहां पर तस्वीर भी खिंचवाई है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये सभी वो लोग हैं जो दिन रात केदारनाथ के पुनर्निर्माण में लगे हुए हैं। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जब वहां पर बर्फ गिर जाती है और सब कुछ बंद हो जाता है, उसके बावजूद भी कई लोग वहां पर मौजूद रहते हैं, चाहे वो वहां पर जो हैवी मशीनरी हैं उनकी सुरक्षा के लिए रहते हों या कुछ ऐसे काम हैं जो उस दौरान भी किए जाते हैं, तो वहां पर ये लोग मौजूद रहते हैं। प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करते हुए अब से कुछ देर पहले के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने बाबा केदारनाथ धाम में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। महादेवाय नमो, नीलकंठाय नमो, मृत्युंजयाय नमो, सामसदाशिवाय नमो, केदारे सदाय नमो नमः। दर्शगं शेषोऽध्योः समवर्तत भद्रां भौमिदिशः श्रोत्रां तथा लोकान्। साथ ही प्रधानमंत्री ने 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला वहां पर रख चुके हैं। केदारनाथ रोपवे लगभग 9.7 किलोमीटर लंबा होगा। ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा, जिससे दोनों स्थानों के बीच यात्रा का समय वर्तमान में 6 से 7 घंटे इसमें लगते हैं, लेकिन अब ये इस रोपवे के बन जाने के बाद 30 मिनट का हो जाएगा।
और वहीं हेमकुंड रोपवे गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। ये लगभग 12.4 किलोमीटर लंबा होगा और वर्तमान में इस यात्रा में एक दिन का पूरा समय लगता है, लेकिन इस रोपवे के बन जाने के बाद ये यात्रा का समय 45 मिनट हो जाएगा। ये रोपवे घांगरिया को भी जोड़ेगा। घांगरिया वो जगह है जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। इस रोपवे को लगभग 2430 करोड़ रुपए की संचयी लागत से विकसित किया जाएगा। ये परिवहन का एक पर्यावरण अनुकूल साधन होगा जो आवागमन को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करेगा। इस अहम बुनियादी ढांचे का विकास धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी और साथ ही साथ रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। इसके बाद वो आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल के दर्शन करने पहुंचे। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री बद्रीनाथ में रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे माड़ा गांव में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो अराइवल यानी आगमन प्लाजा और झीलों के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। स्थानीय लोगों के साथ ही तीर्थयात्री भी पीएम के दौरे से काफी खुश हैं। इस यात्रा के दौरान करीब 1000 करोड़ रुपए की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। ये सीमावर्ती क्षेत्रों में हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करने की दिशा में एक और कदम साबित होगा। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के अलावा ये परियोजनाएं रणनीतिक दृष्टि से भी फायदेमंद साबित होंगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक हैं। ये क्षेत्र सिख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के लिए भी जाना जाता है। इन जगहों पर शुरू हो रही कनेक्टिविटी परियोजनाओं में से धार्मिक महत्व के स्थानों तक पहुंच को आसान बनाने और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है। और एक बार फिर रुख करेंगे। प्रधानमंत्री ने मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ साथ वहां चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा से पहले श्रमिकों के साथ संवाद भी किया। तो ये कुछ देर पहले के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। जो श्रमजीवी वहां पर लगे हुए हैं, जो लगातार 12 महीने हर सीजन में वहां पर काम पे लगे रहते हैं, उन लोगों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, बातचीत की। 2013 में जब यहां पर आपदा आई थी, सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसके बाद 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहां पर पुनर्निर्माण का काम चला और लगातार यहां पर ये श्रमजीवी यहां पर काम करते रहते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि यहाँ पर वायुसेना के बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स के जरिए हैवी मशीनरी यहाँ पर पहुँचाई गई, जिससे ये सब कुछ वहाँ पर जितना कार्य अभी आप देख रहे हैं ये हुआ है। और ये जो श्रमजीवी वहाँ पर हैं, जिनसे प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जब वहाँ पर करीब 3-4 महीने वहाँ पर बर्फ़ पड़ जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है, 3 फीट 4 फीट वहाँ पर बर्फ़ रहती है, तब भी ये लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो काफ़ी कठिन परिस्थितियों में ये लोग वहाँ पर काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने इनसे मुलाकात की, बातचीत की और खबरें हम आपको लगातार बताते रहेंगे। कुछ देर में प्रधानमंत्री बद्रीनाथ पहुँचने वाले हैं, वहाँ भी हम आपको सीधे लिए चलेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाते हैं। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज पुलिस स्मृति दिवस है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश की सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक दिल्ली में श्रद्धांजलि दी। 21 अक्टूबर 1959 को आज ही के दिन चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में एक पुलिस पेट्रोल पर हमला कर 10 भारतीय जवानों की हत्या कर दी थी। वर्ष 1960 से ही 21 अक्टूबर के दिन को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि देश भर के पुलिसकर्मी अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा कर रहे हैं। देश भर के पुलिस फोर्स और सीएपीएफ के जवान अपने प्राणों की परवाह करे बगैर आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के कारण आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। अमित शाह ने कहा, कोविड महामारी से निपटने के लिए पुलिस ने सामूहिक रूप से अथक प्रयास किए। अमित शाह ने कहा, पुलिस ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए कोरोना काल में अहम भूमिका निभाई है। अभी अभी पूरी दुनिया ने कोविड की महामारी का सामना किया है। वहां जहां तक भारत का सवाल है, हमने देखा है कि कोविड महामारी के से निपटने के लिए जिस प्रकार से समग्र देश ने सामूहिक रूप से एक प्रयास किया, इसमें मेरी पुलिस फोर्स के जवान सबसे अग्रसर रहे। अपने जान की परवाह करे बगैर कहीं कोई दर्दी को अस्पताल तक पहुंचाना हो, कहीं अगर कोई न मिला तो उनके मृतदेह का अंतिम संस्कार करना हो, कहीं लॉकडाउन के पालन में नाके पर खड़े रहकर जनता में डिसिप्लिन लानी हो, या अस्पतालों के अंदर सुव्यवस्था सुनिश्चित करनी हो, ये सारी जिम्मेदारियां पुलिस फोर्स ने बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारी सरकार पुलिसकर्मियों के समग्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी सरकार सैनिक कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य की सेवा, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो और ड्यूटी के समय का रोस्टर को मानवीय बनाना, ये तीनों चीजों को गृह मंत्रालय ने बहुत अच्छे तरीके से हाथ में लेकर निश्चित परिणाम हासिल किए हैं। हमारे जवानों का आयुष्मान सीएपीएफ योजना के माध्यम से मोदी सरकार ने लगभग 35 लाख कार्ड वितरित किए हैं और अब तक 20 करोड़ से ज्यादा राशि इसका भुगतान भी किया गया है। असम सरकार ने राज्य के 8 जिलों और एक सब डिवीजन में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 अफ्स्पा की अवधि और 6 महीने बढ़ा दी है। ये आदेश 1 नवंबर से प्रभावी हो जाएगा। कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार को देखते हुए अफ्स्पा हटाने का फैसला लिया है। दीपावली का त्योहार हो और अयोध्या का जिक्र ना हो, संभव ही नहीं है। साल 2017 से अयोध्या में चली आ रहे दीपोत्सव की परंपरा इस बार भी पूरे उत्साह के साथ मनाई जाएगी। अयोध्या में 3 दिवसीय अयोध्या दीपोत्सव समारोह आज से शुरू होने जा रहा है। इस बार अयोध्या का 6वां दीपोत्सव बहुत ही दिव्य और भव्य होने जा रहा है। पीएम मोदी भी इस दीपोत्सव में शामिल होंगे। दीप बिछाने का काम आज से शुरू हो रहा है और दियों में तेल डालने का काम कल से शुरू होगा। 23 तारीख की शाम को दीपकों को जलाने का काम रहेगा। वहीं सुरक्षा संबंधी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इस बार लाइट एंड साउंड शो के 12 शो होने हैं, जिसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। वहीं करीब 17 लाख मिट्टी के दीपक जलाने का लक्ष्य तय किया गया है। बीते वर्ष अयोध्या में 9 लाख मिट्टी के दीपक जलाए गए थे। वहीं साल 2020 में यहां 5,84,000 दीपक जलाए गए थे। देश में पहली बार कोलकाता में एक डाकघर के परिसर में पार्सल कैफे खोला गया है। सिवली नाम से खुले पार्सल कैफे का मकसद लोगों, खासकर युवाओं को आकर्षित करना है। कैफे को डाकघर के पारंपरिक फर्नीचर के साथ स्थापित किया गया है, जिसमें लगभग 100 साल पुरानी बेंच और टेबल शामिल हैं, और कैफे को डाक इतिहास से संबंधित वस्तुओं और लेखों से सजाया गया है। डाक के शुरुआती दिनों के इतिहास से लेकर विभिन्न प्रकार के भारतीय डाक टिकटों के पोस्टरों से कैफे को सजाया गया है, जो डाक टिकट संग्रहकर्ताओं और भारतीय डाक के इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। भारतीय डाक सेवा की दक्षिण बंगाल क्षेत्र की पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर ने दूरदर्शन को बताया कि कैफे युवाओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र साबित हो रहा है।
रेल मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार पर काफी अधिक बल दे रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम से मिलकर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों में से रेल नेटवर्क संपर्क अब 7 राज्यों में उपलब्ध है। सिक्किम के लिए नई रेल लाइन परियोजना सिबोक रंगपो में तेजी से विकास हो रहा है। सिवोक रंगपो रेल परियोजना में स्पष्ट प्रगति दिखाई दे रही है। करीब 38.65 किलोमीटर की 14 मुख्य सुरंगों में 58% यानी 22.23 किलोमीटर का खनन कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं 13 बड़े पुलों का 42% कार्य पूरा हो चुका है। यूरोपीय देश स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस गैस पाइपलाइन के लिए एक वैकल्पिक ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बताया कि ये गैस पाइपलाइन बार्सिलोना और मार्सेल के बीच प्राकृतिक गैस और हाइड्रोजन पहुंचाएगी। ये घोषणा पहले बनने वाली मिडकैट गैस पाइपलाइन के लिए चल रही बातचीत समाप्त होने के बाद आ रही है, जो पिरिनी से होकर गुजरने वाली थी। स्पेनिश ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार स्पेन और पड़ोसी फ्रांस के बीच बनने वाली ये पाइपलाइन पानी के नीचे से गुजरेगी। प्रधानमंत्री सांचेज ने बताया कि तीनों देशों के नेता जल्द ही फिर मुलाकात करेंगे, जहां इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक निवेश, समय और हर देश की निवेश में हिस्सेदारी पर चर्चा होगी। भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अंतिम 8 के मुकाबले में लक्ष्य का सामना जापान के कोडाई नराओका से होगा। गौरतलब है कि लक्ष्य ने प्री क्वार्टर में अपने हमवतन एच.एस. प्रणॉय को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया था। वहीं पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी से भिड़ेंगे। इस भारतीय जोड़ी में राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया के खिलाड़ियों को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। दो बार की T20 विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज वर्ल्ड कप के इस संस्करण में जगह बनाने के लिए जूझती नजर आ रही है। T20 विश्व कप में खेले जा रहे क्वालिफायर्स में कैरिबियाई टीम का सामना आज आयरलैंड से होगा। वेस्टइंडीज की टीम पहले मैच में उलटफेर का शिकार हुई थी, जहां स्कॉटलैंड ने उसे 42 रन से हराया था। हालांकि दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को मात दी थी। ऐसे में इस अंतिम मुकाबले में वेस्टइंडीज के लिए करो या मरो की स्थिति बनी हुई है। अगर वेस्टइंडीज ये मुकाबला हार जाती है तो इस विश्व कप में दर्शकों को कैरिबियाई फ्लेवर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे आमने सामने होंगे। इन दोनों में जो टीम विजेता होगी वो विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। आंकड़ों के लिहाज से जिम्बाब्वे का पलड़ा भारी है, लेकिन स्कॉटिश टीम पहले ही इस चरण में वेस्टइंडीज को मात दे चुकी है। ऐसे में जिम्बाब्वे के लिए ये मुकाबला आसान नहीं होगा। आईसीसी T20 विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है। सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजरें लगी हुई हैं रविवार को होने वाले भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर। यह मुकाबला ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस महामुकाबले के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेलबर्न में मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने एमसीजी का जायजा लिया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का इतिहास कमाल का है। शेन वॉर्न की प्रतिमा आप यहां पर देख सकते हैं। काफी रिकॉर्ड्स उन्होंने यहां पर अचीव किए। जो 700वीं विकेट शेन वॉर्न ने ली थी वो भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आई थी। लेकिन बिग टिकट मुकाबला, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, सुपर 12 का लीग मुकाबला यहां पर खेला जाएगा एमसीजी में। और सारी टिकट्स बिक चुकी हैं। ऑनलाइन टिकट जब स्टार्ट हुई 7-8 मिनट में ही सारी टिकट्स बिक गई। तो ये दिखाता है कि ये मुकाबला कितना बड़ा है। क्रिकेट इतिहास में हम कह सकते हैं कि क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान से बड़ा मुकाबला नहीं हो सकता। हम इतिहास की बात करें, भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप, पिछले वर्ल्ड कप में 2021 में भारत वो मुकाबला हार गया था जो दुबई में खेला गया था। एशिया कप में भी भारत और पाकिस्तान के 2 मुकाबले खेले गए। पहले मैच में भारत ने जीत प्राप्त की थी और दूसरे मुकाबले में भारत हार गया था। तो इस लिहाज से हम देखें तो भारत की यहाँ पर ऑन पेपर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान को हम कमतर नहीं आंक सकते हैं। शाहीन आफरीदी जो है उनके तेज गेंदबाज, उनकी वापसी हुई है। बाबर आजम को हम जानते हैं वो कितने बढ़िया फॉर्म में हैं।
मोहम्मद रिजवान हम देखते हैं कि वो T20 के नंबर 1 क्रिकेटर है। देखने वाली बात होगी कि ये मुकाबला किस तरह का होता है और मोमेंटम यहाँ पर बहुत जरूरी होता है। भारत के लिए पहला मुकाबला जीतना काफी जरूरी है, उसके बाद साउथ अफ्रीका से तीसरा मुकाबला होगा, दूसरा सिडनी में होगा, लेकिन पहला मुकाबला जीतना बहुत जरूरी हो जाता है वर्ल्ड कप में आगे के सफर के मद्देनजर। अगर हम उसको देखें तो हिस्ट्री की बात करें MCG की, तो पहला जो टेस्ट मैच खेला गया था हिस्ट्री में 1877 में वो MCG में खेला गया था। भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो 1985 में जो भारत वर्ल्ड सीरीज जीता था, बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज, वो भी यहां पर जीते थे। तो इस लिहाज से काफी और रिकॉर्ड्स हैं, काफी खिलाड़ियों ने यहां पर रिकॉर्ड्स बनाए हैं। 95,000 से 1 लाख सीटिंग कैपेसिटी, आप देख सकते हैं कि 1 लाख लोग भारत और पाकिस्तान का मुकाबला ये देख रहे होंगे। सबकी नजर होगी भारत और पाकिस्तान मुकाबले पर और चिर प्रतिद्वंदी है पाकिस्तान, और देखने वाली बात होगी कि भारत ये मुकाबला जीत पाता है या नहीं। मेलबर्न से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, DD न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।